किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आदिश्याम सिंह। इस बार आपको वर्ष 2024 में धान की अधिकतम पैदावार लेने के लिए मैं बता रहा हूँ 3-4 बातों का आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी अधिकतम 40 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार हो सकती है। इनमें मुख्य बातें क्या हैं? एक तो ये है कि हमें अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार करना, प्रजातियों का चयन करना, उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन, इसके अलावा फसल सुरक्षा प्रबंधन, इनको ध्यान रखेंगे तो पैदावार निश्चित ही आपकी 40-42 कुंटल प्रति एकड़ तक होगी। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि नर्सरी मतलब अच्छी तरीके से नर्सरी कैसे डालें और प्रजातियों का चयन कैसे करें। साथियों, जहाँ तक नर्सरी डालने का सवाल है तो नर्सरी के लिए सबसे पहले हमें जो है क्या काम करना चाहिए कि पहले तो ये है कि मोटी सी बात ये है कि जितने क्षेत्रफल में हमें धान की रोपाई करनी है उसका 1/10 हिस्सा क्षेत्रफल में हमें धान की नर्सरी डालनी है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए 1 एकड़ अगर धान की रोपाई करनी है तो लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जो है हमें नर्सरी डालनी है। अगर हमें 1 हेक्टेयर में करनी है तो हमें लगभग 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी डालनी है। आइए बीज की मात्रा पर विचार करते हैं। बीज की मात्रा जैसे मोटे, मध्यम और महीन, अगर महीन प्रजाति का है तो वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, मध्यम वाला 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है और मोटे वाला जो है वो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। एक मुख्य बात ये हो रहा है कि धान की अधिकतम पैदावार लेने के लिए हमें नर्सरी 20-21 दिन में तैयार हो करके और खेत में ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना। आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि अच्छी तरीके से हमें धान की नर्सरी कैसे तैयार करें। साथियों, जो हमारा निर्धारित क्षेत्रफल हमने कर लिया, जैसे 1 एकड़ का है तो हमें 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल मतलब ऐसा देखना है जो बढ़िया उपजाऊ हो। उसमें सबसे पहले हम जो है गहरी जुताई कर देते हैं। गहरी जुताई करने से हमारे जो खेत में जो भी कीड़े मकोड़े, निमोटिड्स इत्यादि हैं वो मतलब खेत से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि उसमें सूर्य की तेज़ रोशनी पड़ती है तो ज़मीन को एक हीट मिल जाती है। हमने जब उसकी अब जुताई कर दी, जुताई के बाद अब उसको जो है किसी तरीके से लेवलिंग कर देते हैं, यानी समतल कर देते हैं। और लेवलिंग जब हो गई तो लेवलिंग के बाद अब हम उसको रोटावेटर से उसकी तैयारी करते हैं। रोटावेटर से तैयारी करने से ऐसा होता है कि उसमें जो ढेले हैं या फिर पुरानी फसलों के ठूंठ अवशेष हैं वो अच्छी तरह से टुकड़ों में बट जाते हैं ताकि आगे बुवाई करने पर हमें किसी तरीके से वो रुकावट न दें। साथियों, अगला स्टेप ये है कि फिर उसमें हम सड़ी हुई गोबर की बढ़िया खाद डालते हैं। गोबर की खाद ये देख लो बढ़िया सड़ी हुई होनी चाहिए, 1-1.5 साल की, बिल्कुल काले रंग की हो, ऐसा होना चाहिए। यदि हमारी खाद किसी तरीके से कच्ची रह गई, अधबनी खाद है तो वो हमारे फायदे की वजह नुकसान करती है। साथियों, वो जो दीमक पैदा करती है, तो गोबर की खाद कैसे होनी चाहिए? एकदम सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद होना चाहिए। अब इसके बाद हमें जो है अपना बीज का जैसे हमने चयन कर लिया तो बीज के चयन में हमें सबसे पहले प्रजातियों पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, प्रजातियों जहाँ तक सवाल है तो मैं आपको कुछ प्रजातियाँ जैसे बासमती की बताऊँगा। बासमती की जो है पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती आपकी 1692। इसके अलावा आपकी जो है एक जो है पूसा बासमती 1401। ये वैरायटी ऐसी हैं जो पिछले साल इनके बहुत अच्छे परिणाम रहे हैं और इसकी बहुत अच्छी मांग रही है। तो ये वैरायटी आपकी बासमती की 3 हो गई। साथियों, दूसरी हम जैसे अगर मान ली परवल की प्रजातियों पर प्रचार करें तो परवल में जो बढ़िया रिजल्ट जिनका और जिसकी डिमांड रही है वो है आपकी PR 126 और PR 131। ये वैरायटियाँ हैं। यदि हम हाइब्रिड धान पर विचार करें तो हाइब्रिड में जो है हमें जो है अराइस 6444 और जो है हाइब्रिड में आपकी 7501 तथा 7301, ये वैरायटियाँ जो है बहुत अच्छे इनके बेस्ट परिणाम रहे हैं। इनमें से जो वैरायटी जैसे जिस आपको चाहें चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद अब हम आता है सबसे पहले बीज शोधन वाली बात। साथियों, बीज शोधन में हमें जो है जैसे मान लीजिए 20 किलोग्राम हमें धान का बीज की नर्सरी डालनी है तो 20 किलोग्राम धान की नर्सरी डालने के लिए हमें जो है एक फंजीसाइड की आवश्यकता पड़ेगी। फंजीसाइड में आपका जैसे कार्बनिज्म या बावस्टीन कहते हैं वो 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, यानी अगर हमारा 20 किलो बीज है तो 40 ग्राम का मतलब एक माचिस की डिब्बी होती है, उसमें मतलब लगभग मोटा मोटी किसान के आंकड़े के हिसाब से 10 ग्राम आता है। तो 4 डिब्बी ऐसी हमारे उसमें मतलब ये कार्बनिज्म की हो गई या बावस्टीन की हो गई। ये नहीं है तो फिर हमारा थायोफेट मिथाइल भी इसके स्थान पर हम ले सकते हैं। थायोफेट मिथाइल वो भी आपका 40 ग्राम
20 किलो बीज के लिए पर्याप्त होगा। साथियों, इसके अलावा हमारे बीज में जो है बैक्टीरियाओं का भी अटैक होता है, तो बैक्टीरिया के अटैक के लिए हमें बैक्टीरियासाइड की जरूरत पड़ती है। वो जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवा है, जिसकी 4 ग्राम दवा जो है ये 20 किलो बीज में इसकी लगती है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने वो धान का बीज 20 किलो हमने तैयार किया, उसमें 20 लीटर ही पानी लिया, और इस पानी में जो है जो मात्रा आपकी कार्बोनिजम या थाइरोइड मिथाइल या फिर प्लस आपके स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इनमें से इन मात्राओं को उसमें पानी में अच्छी तरह से डाल करके और फिर हमने धान के बीज को डाल दिया। अब धान का बीज डाल करके हम अच्छी तरह हिलाते हैं। हिलाने के बाद जो खाली हैं, हल्के हैं, थोते हैं, वो बीज जो है तैर जाएंगे। उन बीजों को जो हम अलग कर लेते हैं और शेष बीजों को हम लगभग 24 घंटे के लिए भिगो देते हैं। साथियों, भिगो करके हम जो है फिर अब एक गीली बोरी लेकर के गीली बोरी में 24 घंटे बाद उस बीज को जो है काट करके रख देते हैं 1-2 दिन के लिए, तब तक हमारा वो जर्मिनेशन हो जाए। उधर हम क्या करते हैं, हमने जो नर्सरी के लिए खेत तैयार किया है उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि आपने खाद मिला लिया। खाद मिलाने के बाद अब क्या करते हैं उसको इसके अलावा हमें कुछ जैसे देसी खाद के अलावा कुछ रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है, ताकि नर्सरी बहुत जल्दी अपना बढ़वार हो जाए और अच्छी से अच्छी मतलब कम समय पैदा मतलब नर्सरी तैयार हो। तो इसके लिए हमें जो है इसके लिए ये जो क्षेत्र मैंने बताया इसमें 10 किलोग्राम DAP और DAP से हमें जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाती है। इसके साथ साथ हम 5 किलो यूरिया को भी उसमें छिटक कर और पानी चला देते हैं। पानी चलाने के बाद और पाटा चला देते हैं। ये सब मिक्सिंग हो गया। उधर हमारा वो बीज जो है तैयार हो गया, जैसे लगभग 2-3 दिन में टाट की बोरी में रखा हुआ है। इस बोरी के बीज को हम लेकर के फिर अच्छी तरह से हम उसको छिटक देते हैं। छिटकने में ध्यान ये रहे कि हमें अमूमन या तो मतलब हमारा ये रहे कि हम छिटक करके पीछे को लौटते आएँ, ताकि हमारे पैरों से उससे कोई टूटी ना हो, कोई जगह छूटे नहीं। इस तरह हमने उसकी बीज की बिजाई या उसको छिटक दिया। छिटकने के बाद साथियों अब हमें क्या काम करते हैं कि सफ़ेद जो आपकी हरे वाली नेट आती है, वो नेट जो है किसी तरीके से उसको ढक देंगे। ऐसा करने से क्या है, जैसे चिड़िया या पक्षी उस बीज को नष्ट नहीं करते। दूसरा ये है कि जो अभी मतलब 2-3 दिन का अंकुरित बीज है, तो वो बीज किसी तरह सूखेगा भी नहीं, थोड़ा उसको हाई टेम्परेचर से भी राहत मिलती रहेगी। तो ये हमने करके केवल हमें 3-4 दिन के लिए ढके रखना है। ढकने के बाद अब हमें जैसे ही हमारी नर्सरी लगभग 1 हफ्ते की हो जाए, तो 1 हफ्ते की नर्सरी में फिर हम जो है उसमें आपका चिलेटेड जिंक और आपका फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनका अगर हम छिड़काव कर देंगे बढ़िया तरह से, तो हमारी नर्सरी जो बहुत जल्दी ही हरी भरी और एकदम मतलब अच्छी शीघ्र बढ़वार होगी। साथियों, अब हमें ये देखना है कि जैसे ही हमारी नर्सरी 20-21 दिन की हो जाए, 21-22 दिन में किसी तरीके से हमें उस नर्सरी की तैयार हो जाएगी और उसको दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट कर देना है। तो साथियों, ये मैंने आपको धान की बेहतर तरीके से नर्सरी डालने की विधि बताई और प्रजातियां बताई। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह सुना होगा, तो प्रजातियां, ये जो चुनिंदा प्रजातियां, इनका चयन करें और अच्छी तरीके से धान की नर्सरी डालें, तो आपकी पैदावार में चालू वर्ष में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। आगे इसी तरह की जानकारी वर्धक मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो धन्यवाद साथियों।